हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 साइंस के क्वेश्चन यानी विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके 2023 मैट्रिक परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सवाल हैं। देखते हैं कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस का आपको आंसर पता है। तो साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आपको याद करते चलना है, जो आपके क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे तरीके से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे डील कर पाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो जो यहाँ पे एल्युमिनियम है, जिंक दिया हुआ है, हमारा यहाँ पे Fe दिया हुआ है, लोहा, Mg मैग्नीशियम दिया हुआ है। तो इन चारों में से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो आपको याद करके चलना है कि लोहा जो है Fe सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आपको ये देखते चलना है। ठीक, अगला है हमारा यहाँ पे कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। ठीक, कार्बन की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 6 होता है। आपको याद करना है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। ठीक, अगला है हमारा यहाँ पे तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? यानी कार्बन के जब परमाणु के बीच त्रिआबंध 3 बंधन होगा तो वो क्या कहलाएंगे? तो यहाँ पे वो एल्काइन कहलाएंगे। ठीक, ये एल्काइन इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा इसका। अगला यहाँ पे हमारा है 4th नंबर में, एथेनॉल के क्रियाशील मूल का सूत्र क्या है? तो एथेनॉल ये अल्कोहल वाला चीज हो गया। तो अल्कोहल वाला में हमेशा क्या OH लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए OH। एथेनॉल के अभिक्रियाशील मूल का सूत्र क्या है? तो OH हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन याद करके चलना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला हमारा यहाँ पे है 5वां नंबर का क्वेश्चन, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? यानी विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो ओम होता है वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। आपको याद करते चलना है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो ओम होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 6ठा नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? यानी इनमें से जो है कौन सबसे विद्युत का अच्छा कंडक्टर है, चालक है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, कंडक्टर है। ठीक, तो ऑप्शन ए चांदी हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर का 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑर्स्टेड ने किया था। यानी ऑप्शन हो जाएगा 7 क्या? बी हो जाएगा ऑर्स्टेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है क्या परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा से, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। ठीक, तो 8 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला यहाँ पे हमारा है, अगला हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो इसका दिशा जो होता है ऊपरी मुखी होता है। ठीक, इसका 9 का ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला हम देखते हैं 10 नंबर, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितनी वोल्ट की होती है? हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है, मतलब जो हमारे घर में लाइन होता आता है, वो कितने वोल्ट का होता है? तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होता है। 10 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा यहाँ पे है 11 नंबर, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? देखिए, सौर ऊर्जा यानी धूप का उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन में तो धूप का उपयोग कर ही सकते हैं, बादलों के दिन में हम धूप का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, जो भी सौर ऊर्जा आता है उसका उपयोग हम बादलों के दिन में नहीं कर सकते। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बादलों वाले दिनों में। ठीक, गर्म दिनों में भी हम कर सकते हैं। तो 11 का हो जाएगा बी। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा 12 नंबर है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? यानी इसके जो है व्युत्पन्न में नहीं है, उल्टा में नहीं है, तो भूतापीय ऊर्जा। ठीक, तो हमारा यहाँ पे 12 का हो जाएगा ए, भूतापीय ऊर्जा। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा यहाँ पे 13 नंबर है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह कौन सा दर्पण होगा? तो वह कौन सा दर्पण होगा हमारा यहाँ पे? केवल उत्तल दर्पण। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, केवल उत्तल दर्पण होगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा 14 नंबर क्या है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ठीक, तो 14 नंबर में बोल रहा है कि शीशा जो भी कार होती हैं, गाड़ियां होती है, उनके आगे कौन सा लगा हुआ रहता है? तो अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। कौन सा उसमें प्रयुक्त किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है, ध्यान रखना है हमें।
15 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो है हीरा का होता है। तो 15 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी, हीरा, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा यहाँ पे है 16 नंबर, देखते हैं। 16 नंबर है यहाँ पे हमारा, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? तो इनमें से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी कौन है इनमें? तो केंचुआ जो है उभयलिंगी है, यानी नर भी है और मादा भी है दोनों। तो केंचुआ उभयलिंगी है, हो गया इसमें से। हमारा जो है 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो जो मेंडल साइंटिस्ट थे उन्होंने किस पौधों को चुना था अपने प्रयोग के लिए? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, मटर के पौधों को यहाँ पे चुना था मेंडल ने प्रयोग करने के लिए। अगला है हमारा यहाँ पे 19 नंबर में, निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? मतलब कौन सा जो है अवशेष के रूप में हमारे शरीर में अंग पाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे देखना है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का जो है हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, वो फालतू में पड़ा हुआ रहता है वैसे ही, तो वही हमारा अवशेषी अंग हो गया अपेंडिक्स। इसका 19 का ऑप्शन हो जाएगा डी, सही आंसर हो जाएगा ये। अगला यहाँ पे हम देखते हैं 20 नंबर, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है वन के संरक्षण से, यानी जो हमारे वृक्ष है, पौधे हैं, उनको जो बचाने के लिए चिपको आंदोलन का प्रयोग किया गया था, यानी वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। तो 20 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे हम देखते हैं, अगला है 21 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन एम होता है? तो इनमें से जो है लेंस यानी आवर्धन एम का सूत्र क्या होता है? तो U/V होता है। 21 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा यहाँ पे है 22 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? तो आइरिस होता है नेत्र का रंगीन भाग। लेकिन आइरिस यहाँ पे हिंदी में दिया गया, आइरिस को जिसे हम परितारिका बोलते हैं, आइरिस को हिंदी में परितारिका बोला जाता है। तो 22 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा वो परितारिका हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? जो हमारा वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा मतलब किस रंग का वहाँ पे परिवर्तित होता है, मतलब दिखाई देता है? तो नीला, सिंपल सा है नीला का। ये 23 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, नीला। अगला हमारा यहाँ पे है 24 नंबर में, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण जो है सूर्य जो है 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, ऑप्शन बी 24 का। अगला हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। 25 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला यहाँ पे हम देखते हैं 26 नंबर में, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में, उसमें जो है हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? तो आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। 26 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है हमारा 27 नंबर में, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए इनमें से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो लोहा का जो फ्राइंग जो पैन होता है, कढ़ाई होता है, उनको मतलब जंग से बचाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो जिंक की परत चढ़ाकर, उस पर जो है जिंक का परत चढ़ाया जाता है जिससे उसमें जंग न लगे। 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला यहाँ पे हम देखते हैं, अगला क्या है 28 नंबर में, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो यहाँ पे जो है सोडियम को, जिससे सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? Na होता है। तो यहाँ पे सोडियम को जो है आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो 28 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे हम देखते हैं 29 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कौन सा गैस यहाँ पे चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे चूने के पानी को दूधिया कर देता है। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 30 नंबर में, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल यहाँ पे टमाटर में पाया जाता है। 30 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अगला यहाँ पे हम देखते हैं, अगला हमारा 31 नंबर में, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O।
यानी 31 का बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। CaSO4.2H2O जिप्सम का सूत्र होता है। अगला हमारा जो है 22 नंबर में, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2 निकलती है। 32 नंबर का यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर में, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर में, निम्नलिखित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, तो वृद्धि हार्मोन होता है। 34 का ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर में, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो अमीबा में जो है अलैंगिक जनन जो है यहाँ पे विखंडन विधि द्वारा होता है। ठीक, याद रखना है आपको, अमीबा में अलैंगिक जनन जो है किस विधि द्वारा होता है, तो विखंडन द्वारा होता है। अगला है हमारा यहाँ पे 36 नंबर में, फूलों में कौन सा भाग फल में बदल जाता है। फूल में जो है कौन सा भाग बाद में आगे चल के फल बन जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा अंडाशय जो है, यहाँ पे फूल में जो फूल का भाग होता है वो अंडाशय, वो आगे चल के फल में बदल जाता है। 36 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखते हैं, अगला 37 नंबर में, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, द्वार कोशिकाएं। ठीक, ऑप्शन ए द्वार कोशिकाएं जो है नियंत्रित करता है। 38 नंबर पर क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो यहाँ पे नेफ्रॉन जो है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूरॉन जो है हमारे ब्रेन का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। तो यहाँ पे किडनी, वृक्क को हम किडनी बोलते हैं, तो किडनी का कौन सा हो जाएगा, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक, अगला है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो मानव का प्रमुख जो है उत्सर्जी अंग ऑप्शन ए हो जाएगा वृक्क।